हेलो बच्चों, मैं आपका अक्षय सर अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज भौतिक विज्ञान 12वीं बिहार बोर्ड के आज एग्जाम कंडक्ट हुआ है। और इसी के रिगार्डिंग आज का वीडियो में लेकर के आया हूं कि जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग आज देखेंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की वीडियो में। तो सबसे पहले यहाँ पर ये भौतिक विज्ञान का पेपर है हमारे पास, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखेंगे कि कैसे किस तरीके से क्या होगा। तो शुरुआत होती है बच्चों, आपका ये प्रेरण कुंडली उत्पन्न करता है। पहला जो क्वेश्चन है वो है प्रेरण कुंडली उत्पन्न करता है। तो इस क्वेश्चन को देखा जाएगा तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका होगा सही ऑप्शन जो होगा उच्च धारा। प्रेरण कुंडली उच्च धारा उत्पन्न करता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट है आपका कि चुंबकीय क्षेत्र बी का ऊर्जा घनत्व होता है। बच्चों, ये सवाल मैंने बहुत बार कॉपी में आप लोग को कराया है, और टेस्ट पेपर में भी मेरा ये क्वेश्चन था। टेस्ट पेपर में भी क्वेश्चन था कि ऊर्जा घनत्व होता है। तो ऊर्जा घनत्व बेसिकली कितना होता है, तो बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। इसका सही जो ऑप्शन है बच्चों ये है, ये वाला ऑप्शन सही है, यानी बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट होता है, ये होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा। थर्ड जो क्वेश्चन है बच्चों ये है तप्त तार एमीटर द्वारा प्रत्यावर्ती धारा का कौन सा मान मापा जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तप्त तार एमीटर और वोल्ट मीटर होता है। तो धारा की बात किया है तो इसमें इसका सही जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा कि वर्ग माध्य मूल धारा का मान ज्ञात किया जाता है, यानी ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है। नेक्स्ट, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर चौथा है यदि डीएस क्षेत्रफल सदिश पर चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी लंबवत हो तो डीएस क्षेत्र का चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा। तो बच्चों आपको इसके लिए ये पहले पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा फॉर्मूला क्या यूज होता है। यहाँ पे चर्चा है चुंबकीय फ्लक्स की। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो मान होता है फाई इक्वल टू, फॉर्मूला जो होता है ये होता है बी ए कॉस थीटा, यानी यहाँ पर एंगल की बात किया गया है। अब इसमें क्या कहा है कि सरफेस पर जो डीएस है ना, इसके ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या है बच्चों, लंबवत है। तो लंबवत होगा तो यहाँ पे एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री होगा। जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखिएगा तो कॉस 90 की वैल्यू कितना होता है, 0। इसलिए जो आपका चुंबकीय फ्लक्स होगा वो टोटल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, चौथे का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी वाला। आइए नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं बच्चों, प्रतिबाधा का मात्रक होता है। प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है बच्चों, तो प्रतिबाधा का मात्रक होता है ओम। क्या होता है, ओम। तो इसका सही जवाब है, इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर छठा है, एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान होता है। बच्चों कहता है एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान औसत मान होता है। तो पूरे चक्र की बात किया है तो पूरे चक्र में कितना होता है, शून्य होता है। पूरे चक्र में कितना होता है, शून्य होता है। ये क्वेश्चन मैंने भी कॉपी में कराया हुआ है, टेस्ट पेपर में भी ये क्वेश्चन हुआ है। तो पूरे चक्र में कितना होता है, शून्य होता है। ठीक है। नेक्स्ट, आशा है कि आप सभी का मैक्सिमम क्वेश्चन सही होगा, ज्यादा से ज्यादा आपने क्वेश्चन सही किया होगा। ठीक है बच्चों। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 6 वाला है, यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर फाई हो तो शक्ति गुणांक का मान होता है। तो शक्ति गुणांक का मान कितना होता है, तो फाई कॉस फाई हो जाएगा। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों, फर्स्ट वाला। ये भी क्वेश्चन कई बार कराया गया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार कराया गया है। ओके। नेक्स्ट है आपका बच्चों, एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है, प्रतिरोध में होती है, प्रेरकत्व में होती है, धारिता में होती है, इनमें से सभी में। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, प्रतिरोध। क्योंकि बच्चों प्रतिरोध ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें शक्ति का व्यय होता है, पावर का लॉस होता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, प्रतिरोध वाला, आपका ये ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th है, एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण I बराबर इतना दे रखा है। फिर कहता है कि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होगी। ठीक है बच्चों, तो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति आपसे पूछा है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड इक्वेशन से आप इसकी तुलना करते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो साइन यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ओमेगा टी। जब आप इसे तुलना कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे आई नॉट की वैल्यू 0.6 हो रहा है, और यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू कितना हो रहा है बच्चों, 100 पाई हो रहा है। ओमेगा का वैल्यू कितना हो रहा है बच्चों, 100 पाई। और एक फॉर्मूला आप ये भी जानते हैं,
एक फॉर्मूला आप ये भी जानते हैं कि ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ। एफ क्या होती है बच्चों? फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहां से जब एफ इक्वल टू जब आप देखिएगा तो ओमेगा बाई कितना हो जाएगा? 2 पाई हो जाएगा। ओमेगा की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे पता है कितना है? 100 पाई। तो 100 पाई से यहाँ पे आपका 2 पाई रहेगा, 2 पाई से ये कैंसिल हो जाएगा 50 टाइम। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आंसर? इसका जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है बच्चों? ऑप्शन नंबर बी वाला। तो जिस बच्चे ने भी किया है वो सही किया है, यानी 50 हर्ट्ज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9th के बाद कौन सा क्वेश्चन नंबर हो गया? 10th वाला, कि विद्युत लेपन में व्यवहार में आने वाली धारा होती है। विद्युत लेपन में आने वाले व्यवहार में धारा होती है, तो इसका सही ऑप्शन होगा डीसी। जनरली बच्चों हम लोग डीसी का यूज करते हैं, विद्युत लेपन में हम लोग कौन सा यूज करते हैं? डीसी। तो 10वें क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही है? आपका ए वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किसमें बनता है? ये क्वेश्चन है बच्चों। तो देखिए इसका भी 4 ऑप्शन है, अवतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, समतल दर्पण से और अवतल लेंस से। तो बच्चों इसका जो सही जवाब होगा अवतल दर्पण से, है ना। अवतल दर्पण से जो है प्रतिबिंब जो है बड़ा बनता है, उत्तल दर्पण से नहीं होगा, उत्तल दर्पण से छोटा बनेगा। अवतल लेंस से भी नहीं होगा, बल्कि अवतल दर्पण से। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है बच्चों? 11वें का ऑप्शन नंबर कौन सही बच्चों? ए वाला, अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? 12वां। संपर्क में रखे दो लेंसों की क्षमता क्रमशः P1 तथा P2 है, तब समतुल्य लेंस की क्षमता कितनी होगी? तो बच्चों इसका सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी सही है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बच्चों? डी वाला, क्योंकि जो पावर जो होता है, जो पावर होता है आपका दोनों लेंसों का, वो P1 प्लस क्या हो जाएगा? P2 हो जाएगा, समतुल्य वाला। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13वां, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? बैगनी। तो आपको पता है ये क्लास 10 का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों? ए वाला, कि जो आपका बैगनी रंग होता है वो कौन सा होता है? सही होता है, और सबसे कम होता है तरंग दैर्ध्य इसका। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है अब आप 14वां। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, कहता है बच्चों इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण से होता है? ये भी 10th क्लास का क्वेश्चन है, क्योंकि इस बार बिहार बोर्ड का पेपर जो था वो बहुत इजी ही पूछा गया। ठीक है, तो इंद्रधनुष का निर्माण किसके कारण होता है? विवर्तन, प्रकीर्णन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण। तो इसका कौन सा सही ऑप्शन होगा बच्चों? वर्ण विक्षेपण वाला, यानी इसका 14वें का ऑप्शन नंबर कौन सही है बच्चों? डी वाला। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी वाला। तो 14वें क्वेश्चन कौन सा हो गया बच्चों? ऑप्शन कौन सा हो गया बच्चों? डी हो गया। उम्मीद है कि आप सभी ने इसको सही किया होगा, क्योंकि क्वेश्चन कई बार क्लास में टेस्ट में रिपीट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए अब 15वें पे, कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनता है। तो बच्चों इसका थ्योरी में भी बताया गया था, टेस्ट में भी इसको दिया गया था कि आभासी और उल्टा। तो इसका सही जवाब कौन सा है बच्चों? आभासी और उल्टा। आभासी और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो 15वें का क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर सॉरी, तो बच्चों 15वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनता है वास्तविक एवं सीधा, वास्तविक उल्टा, आभासी और उल्टा, आभासी और सीधा। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा बच्चों? 15वें का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी वाला, कि आभासी और उल्टा। कैसा बनता है बच्चों? आभासी और उल्टा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16वां, मनुष्य के आंख की रेटिना पर किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। मनुष्य की आंख पर जो किसी वस्तु द्वारा जो प्रतिबिंब बना होता है वो कैसा होता है? वस्तु के उल्टा होता है, और कैसा होता है? वास्तविक होता है। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? कि वास्तविक और उल्टा, यानी 16वें का जो सही जवाब है बच्चों वो कौन सा है आपका? क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सही कौन सा होगा? ए वाला, कि वास्तविक और क्या बनता है बच्चों? उल्टा बनता है। ठीक है, ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है आपका 17वां। उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है ये निकट दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में, जरा दृष्टि दोष में, या अबिंदुकता में। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है 17वें का बच्चों? ऑप्शन नंबर सही है आपका बी वाला। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। दीर्घ दृष्टि दोष में या दूर दृष्टि दोष में इसका यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों? 17वां है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18वां की तरफ चलते हैं हम लोग, कि आसमान का रंग नीला होने का कारण है। आसमान का रंग नीला होने का क्या कारण है? तो बच्चों इसमें देखिए, इसमें प्रकाश से संबंधित ये घटनाएं हैं, व्यतिकरण की, प्रकीर्णन की, ध्रुवण की और विवर्तन की। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों? ऑप्शन इसका सही होगा प्रकीर्णन वाला। ठीक है,
तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? प्रकीर्णन वाला, कि यानी प्रकीर्णन के कारण ही आसमान का रंग नीला होता है। ठीक है, आसमान का रंग नीला होता है या रेडिश कलर का होता है, रेड कलर होता है, तो इसकी वजह से होता है आपका प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है बच्चों, मुझे आशा है कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को भी सही किया होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका 19वां। ठीक है, कि दो कला संबंध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिकरण की में फ्रिंज की चौड़ाई होती है। तो फ्रिंज की चौड़ाई का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये भी आपके कॉपी से ही क्वेश्चन है। फ्रिंज की चौड़ाई का फॉर्मूला होता है बच्चों, बीटा इक्वल टू, याद करिएगा, डी लेमडा बाई क्या होता है, डी। ठीक है, इसमें लेमडा जो होता है वो वेवलेंथ होता है, तरंग दैर्ध्य होता है। लेमडा जो होता है वो तरंग दैर्ध्य होता है। अब बीटा क्या होता है बच्चों? फ्रिंज की चौड़ाई होती है। तो आप यहाँ पे रिलेशन देखेंगे तो डायरेक्ट क्या होगा, तरंग दैर्ध्य के साथ ये कैसा है, समानुपाती है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? 19वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, यानी तरंग दैर्ध्य के क्या होगा, समानुपाती। ठीक है, ये सीधे सीधे क्वेश्चन जो है फॉर्मूला से बना हुआ है, और ये क्वेश्चन आपको बनाना चाहिए एग्जाम में, और आशा है कि आपने बनाया भी होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 19वें के बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 20 वाला। एक वर्णी प्रकाश के दो स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं। ठीक है, एक वर्णी यानी मोनोक्रोमेटिक की बात किया है, कि तीव्रता समान हो, आयाम समान हो, कलाएं समान हो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब कौन सा है? 20वां क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही है, जिसका कला क्या होता है बच्चों? समान होता है। अगर आयाम कहता या आवृत्ति कहता, ठीक है, तो यहाँ पे कला की बात किया है, तो कला क्या होता है बच्चों? समान होता है। तो एक वर्णी प्रकाश की खासियत यही होती है, कला इसमें क्या होता है? समान। तो यानी 20वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा सही बच्चों? सी वाला। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21वां है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य है। आपने इसको फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री में भी किया होगा, और आप फिजिक्स में भी आप देख रहे हैं कि डी ब्रोगली जो तरंग दैर्ध्य होता है, तो बच्चों डी ब्रोगली जो तरंग दैर्ध्य होता है, लेमडा इक्वल टू होता है एच अपॉन पी। ठीक है, एच अपॉन पी। लेमडा क्या होता है? तरंग दैर्ध्य। एच क्या होता है आपका? प्लैंक कांस्टेंट। और यहाँ पे पी क्या होता है बच्चों? संवेग होता है। तो यहाँ पे जो पी होगा यानी एम भी, इसी को हम लोग आगे जब थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से एम भी हो जाएगा। यानी सही ऑप्शन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 21वें का सही ऑप्शन कौन सा है बच्चों? बी वाला, यानी लेमडा इक्वल टू क्या होगा? एच अपॉन एम भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मुझे आशा है कि आपने ये भी क्वेश्चन सही किया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं अब 21वें की तरफ। शानदार बच्चों, बहुत बढ़िया। 22वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक संधारित्र का अवरुद्ध है? यानी ऐसा कौन सा है जो यानी संधारित्र जिसको अवरुद्ध कर देता है, रोक देता है, ब्लॉक कर देता है। एसी और डीसी दोनों, ना तो एसी नहीं डीसी। तो बच्चों 22वें का ये संधारित्र एक ऐसा एलिमेंट है जो डीसी को क्या करता है? अवरुद्ध कर देता है। डीसी को क्या करता है? रोक देता है। तो इसका सही जो जवाब है बच्चों, डीसी है ना। यानी 22वें का क्वेश्चन नंबर 22वें का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। 40 वाट और 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़े जाते हैं, तो इनका प्रतिरोध बताइए। ये भी फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए, पावर का फॉर्मूला होता है बच्चों, पी इक्वल टू होता है वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ से आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? वी स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा बच्चे? पी हो जाएगा। ठीक है, वी स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा? पी हो जाएगा। अब दो यहाँ पे बल्ब है, दोनों की रेटिंग दे रखी है। तो अगर आप पहले वाले बल्ब के लिए लिखिएगा तो क्या होगा? आर वन इक्वल टू वी स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा बच्चों? पी वन। और आर टू इक्वल टू जब कीजिएगा तो यहाँ से क्या होगा? वी स्क्वायर बाई कितना होगा बच्चों? पी टू। ठीक है, अब दोनों का रेशियो ले लीजिए, आप दोनों का आप अनुपात ले लीजिए। यानी आर वन अपॉन आर टू जब कीजिएगा, आर वन बाई आर टू कीजिएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये पी टू बाई कितना हो जाएगा बच्चों? पी वन हो जाएगा। पी टू बाई कितना हो जाएगा? पी वन हो जाएगा। आर वन अपॉन आर टू का अनुपात आ गया पी टू बाई पी वन। अब बताइए पी टू की वैल्यू और पी वन की वैल्यू, तो पी टू की वैल्यू कितना है बच्चों? 60। कितना है? 60। और पी वन की वैल्यू कितना है बच्चों? 40। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपने किया तो कितना हो गया? 3:2। यानी इसका सही ऑप्शन कौन सा है? 23वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है क्वेश्चन नंबर 23वें का। तो बच्चों एक सवाल है, देखिए बिहार बोर्ड इस बार कुछ न्यूमेरिकल भी डाली है। पिछले साल न्यूमेरिकल कम थे, पर इस बार न्यूमेरिकल कुछ डाला गया है, और न्यूमेरिकल है तो ये अच्छा संकेत है कि पेपर थोड़ा सा स्कोरिंग हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24वां में चलते हैं। कहता है किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है, उसकी विद्युत चालकता होगी। तो प्रतिरोध का जो चालकता होता है ना, वो जस्ट अपोजिट होता है, उल्टा होता है बच्चों। तो फॉर्मूला ज्यादा कुछ नहीं यहाँ पे आप लगाएंगे, सीधा चालकता की जब बात करेंगे तो चालकता में डायरेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप इसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए 500। तो इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर आपका
002 वाला, ठीक है, 002 वाला। इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है, इतना ओम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन सही होगा, मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आपने ठीक किया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। आपका क्वेश्चन नंबर 24 के बाद आते हैं 25 पर कि एन समान प्रतिरोधक पहले श्रेणी क्रम में तथा उसके बाद समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात होगा। अच्छा ये देखा, ये प्रतिरोध की बात किया है, तो प्रतिरोध के लिए अधिकतम कितना हो सकता है जब श्रेणी में जोड़िएगा, ठीक है, जब श्रेणी में जोड़िएगा तो अधिकतम कितना हो सकता है बच्चों। मान लीजिए एन दे रखा है तो यहाँ पे एनआर हो जाएगा अधिकतम, ठीक है, और न्यूनतम कितना होता है बच्चों, आर बाई कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। अब इन दोनों का क्या कर दीजिए, रेशियो ले लीजिए, इन दोनों का क्या कर दिए, अनुपात ले लीजिए। तो आर से आर हो जाएगा, अनुपात जब दिखेगा कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर। तो फाइनली जो इसका ऑप्शन है वो कौन सा सही है बच्चों, डी वाला। तो जिस बच्चे ने किया है इस पेपर में वो ठीक किया है कि इसका एन स्क्वायर होगा, ठीक है। चलिए बढ़िया क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। अगले क्वेश्चन में जब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग आ चुके हैं, अब हम लोग 26वें पे आ गए हैं। कहता है कि विभवमापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए इसके तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद को बढ़ाना होगा। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सही है, इसके तार की लंबाई को बढ़ानी होगी, इसके तार की लंबाई को क्या करनी होगी, बढ़ानी होगी। यानी क्वेश्चन नंबर आपका 26वें का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बच्चों, डी वाला। इसके तार की लंबाई को बढ़ा देंगे तो सुग्राहिता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये अगर विभवमापी को आपने ठीक से किया होगा तो वहां से क्वेश्चन को आप कर सकते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। विद्युत संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम संरक्षित संबंध रखता है। द्रव्यमान संरक्षण, आवेश संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण और संवेग संरक्षण। ये क्वेश्चन कई बार क्लास में रिपीट हुआ है, इस क्वेश्चन को मैंने पूरा रटवा दिया था। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऊर्जा संरक्षण। कौन सा सही, ऊर्जा। और पहला नियम कौन से होता है, कौन से नियम को पालन करता है, तो वो करता है आवेश संरक्षण। लेकिन जब दूसरा नियम की बात करेगा, केवीएल की बात करेगा, तो ये किसको करता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम को, ठीक है बच्चों। ओके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27वां के बाद 28वां में आते हैं। निम्नलिखित में कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है, टेस्ला, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसमें देखिए आप देखिएगा तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बच्चों, डी वाला, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी वाला, क्योंकि ये टेस्ला होता है डायरेक्ट, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है, फाई इक्वल टू बी ए सी। बी ए यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र होगा तो बी इक्वल टू यहाँ से कितना होगा, फाई अपॉन ए हो जाएगा। तो यहाँ से आप वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका भी देखिएगा तो एफ बराबर एक फॉर्मूला होता है आपका क्यू भी बी वाला, ठीक है। तो यहाँ से जब देखिएगा तो ये वाला भी आपको यूनिट मिल जाएगा, मात्रक मिल जाएगा। पर यही एक ऐसा मात्रक है जो नहीं मिलेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बच्चों, 28वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सा सही है, डी वाला। ये एक चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो देखिए हमेशा एक दो क्वेश्चन हमेशा मात्रक से बीमा से क्वेश्चन रहते हैं, बीमा का भी क्वेश्चन आगे मिलेगा जैसा कि मैंने पेपर में देखा था। चलिए 28वें के बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग बच्चों 29वें पे। फोटो सेल आधारित होता है, तो फोटो सेल आधारित होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव पर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही बच्चों, बी वाला। ऑप्शन नंबर बी वाला सही है इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30वें पे आते हैं। कैथोड किरणें समूह है, किसका है बच्चों, इलेक्ट्रॉनों का। तो 30वें का ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चों, ए वाला। कौन सा है, ऑप्शन ए सही है, इलेक्ट्रॉनों का समूह होता है कैथोड वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं बच्चों हम लोग अब 31वें पर। रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्धायु है, अर्धायु काल का एक फॉर्मूला होता है कि 0.693 1 अपॉन लेमडा, जहाँ पे लेमडा क्या होता है, क्षय स्थिरांक होता है, क्षय नियतांक होता है। तो बच्चों इसका सही ऑप्शन कौन सा है, सी वाला। जिस बच्चे ने किया है ऑप्शन सी वो सही किया है। 31वें का ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं बच्चों अब 32वें पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32वें में क्या है, कहता है कि क्षय गुणांक की एसआई मात्रक है। क्षय गुणांक एसआई मात्रक होता है, तो क्षय गुणांक एसआई मात्रक होता है बच्चों 1/सेकेंड, ठीक है। 1 अपॉन 1 में क्या हो जाएगा, सेकंड, यानी सेकंड इनवर्स। और इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, हर्ट्ज। क्या कहते हैं बच्चों, हर्ट्ज। यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी वाला। तो 32वें का कौन सा सही है बच्चों, बी वाला। 32वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बच्चों, बी वाला, ठीक है। चलिए अपना अपना मिला लीजिएगा बच्चों। 32वां के बाद आएगा 33वां। कहता है कि थोरियम दे रखा है यहाँ पे 9233 के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या। तो बच्चों न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने का तरीका क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जो टोटल परमाणु भार होता है उसमें से हम लोग परमाणु क्रमांक को घटा देते हैं। तो आप 230 में से आप कितना 90 को आप घटा दीजिए, यहाँ पे जो आएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर से कौन सा बच्चों, सी वाला। ऑप्शन नंबर कौन सा, ये सी वाला। 33वें का ऑप्शन कौन सा है, सी वाला, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, इस बच्चे ने भी ठीक किया हुआ है। ओके बच्चों, घबराने की आवश्यकता नहीं है।
बहुत ही आसान है सब, आराम से किए होंगे तो पूरा बन गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट 34वें में आते हैं, पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और ये क्वेश्चन मैंने भी कराया है क्लास में, आप लोग शायद ध्यान दिए हो तो अच्छी बात है, नहीं दिए हो तो आपको ध्यान देना चाहिए था। पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं कहाँ पे? प्रवर्धक की तरह, दोलक की तरह, मॉड्यूलेटर की तरह, दिष्टकारी की तरह। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है बच्चों? डी वाला। इसका सही ऑप्शन कौन सा बच्चों? डी वाला, दिष्टकारी की तरह। रेक्टिफायर, देखिए ए रेक्टिफायर है ना, रेक्टिफायर क्या करता है, दिष्टकारी क्या करता है कि एसी को किस में चेंज करता है बच्चों? डीसी में। एसी को किस में चेंज करता है बच्चों? डीसी में। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पे जब चलेंगे तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35वां में आते हैं कि निवेशी वोल्टेज धारा को बढ़ाने वाले यंत्र को कहते हैं दोलित्र, प्रवर्धक, डायोड, दिष्टकारी। अगर आपको हिंदी नहीं समझ में आ रहा है तो आपको इंग्लिश वाला देखना चाहिए था क्वेश्चन में कि ऑसिलेटर, एम्पलीफायर, डायोड, रेक्टिफायर। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है बच्चों? बी वाला। ठीक है, 35वें का ऑप्शन कौन सा सही है बच्चों? बी वाला, प्रवर्धक, यानी एम्पलीफायर का यूज करते हैं, प्रवर्धक का यूज करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35वें के बाद आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं अब 36वें पर कि एक बंद चालक के निकट एक चुंबक स्थित है तो चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से हो गया। ठीक है, कि अगर यहाँ पर है बच्चों कुंडली, यहाँ पर है एक चुंबक, ठीक है, बंद चालक है, बंद है। अगर यहाँ पे बोलता है देखिए केवल चुंबक गतिशील हो, केवल चालक गतिशील हो, चुंबक और चालक दोनों गतिशील हो, चुंबक और चालक के बीच आपेक्षिक गति हो, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? किसी भी तरीके से, या तो इसको रोक इसको चलाओ, या तो इसको रोक इसको चलाओ, या दोनों को चलाओ। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक टर्म है कि आपेक्षिक गति, यानी चुंबक में और चालक के बीच कौन सी गति होनी चाहिए? आपेक्षिक गति होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बच्चों? डी वाला, ऑप्शन नंबर डी सही है 36वें क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36वें का ऑप्शन कौन सा है बच्चों? डी वाला सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 36वें के बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग बच्चों 37वें पर। चल कुंडली गैल्वेमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती है। चल कुंडली गैल्वेमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती होता है। तो चल कुंडली गैल्वेमीटर देखिए जितना धारा उतना ज्यादा विक्षेप होता है। ठीक है, थीटा क्या होता है बच्चों? विक्षेप होता है। तो यहाँ पे रिलेशन जो होगा वो कैसा होगा? समानुपाती का। ठीक है, तो विक्षेप के क्या होता है? धारा जो है, धारा समानुपाती किसके होता है बच्चों? विक्षेप के। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा ये? ए वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा ये? ए वाला। 37वें का ऑप्शन नंबर कौन सा ये बच्चों? ए वाला। ठीक है, पढ़ी हुई चीजें हैं सब, ऑब्जेक्टिव तैयार करने के लिए अलग से कुछ करना नहीं होता है बच्चों, वही सब्जेक्टिव से ही आपका ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाता है। ठीक है, चलिए बढ़िया क्वेश्चन है। एक गैल्वेमीटर को एमीटर में बदलने के लिए जोड़ा जाता है। ठीक है, एमीटर को गैल्वेमीटर को एमीटर में चेंज करने के लिए क्या जोड़ते हैं बच्चों? याद है, यहाँ पे अगर गैल्वेमीटर होता था तो गैल्वेमीटर को एमीटर में चेंज करने के लिए एक बहुत ही लो रेजिस्टेंस को, ठीक है, जिसे हम लोग शंट नाम देते थे, एक बहुत ही लो प्रतिरोध को हम लोग समांतर में जोड़ते थे, बाईपास बनाते थे ताकि सुरक्षा हो सके। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध। यानी 38वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सही बच्चों? ए वाला। 38वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सी बच्चों? ए वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39वां, धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, धारावाही कुंडली, तो बच्चों यहाँ पे धारावाही कुंडली है और कहता है उसके केंद्र पर। ठीक है, अगर धारावाही है तो इसमें धारा करंट फ्लो कर रहा है। केंद्र पर क्या होगा? याद करिए, ऐसे मैंने सिखाया था, आप लोगों को बताया था कि अगर करंट ऐसे फ्लो करेगा तो देखिए ये क्षेत्र की दिशा हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्र की दिशा हो जाएगा। और ऐसे करंट फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज करेगा तो अंदर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज करेगा किधर बच्चों? बाहर की तरफ। इसका मतलब ये होगा कि तल के किधर है बच्चों? लंबवत है। तल के किधर है? लंबवत। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? कुंडली तल के लंबवत। यानी 39वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन से बच्चों? बी वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन से बच्चों? बी वाला। ठीक है, 39वें क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही है? बी वाला। ठीक है, आइए मिला लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आते हैं बच्चों 40वें पर। ठीक है, किसी चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक की लंबाई के समानांतर एन टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का आघूर्ण होगा। तो समानांतर क्रम में इसको काटा जाएगा ना, तो क्या होता है बच्चों? m/n। इसका सही ऑप्शन कौन सा बच्चों? ए वाला। ठीक है, 40वें क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन कौन सा सही है? ए वाला। तो बच्चों ये ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 41वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं? देखिए ये क्वेश्चन कई बार इस पर फोर्स किया गया था कि बच्चों इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है। अनुचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, इनमें से कोई नहीं। तो 41वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन कौन सा है बच्चों? लौह चुंबकीय वाला। ठीक है, कौन सा वाला? लौह चुंबकीय वाला।
यानी 41वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चों? बी वाला। बी ऑप्शन क्या है? सही है, करेक्ट है। ठीक है, ओके। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग। 42वें क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। ध्रुव प्रबलता m से r दूरी पर चुंबकीय विभव का मान होता है। जैसे आपका विद्युत विभव होता है, ठीक उसी प्रकार से आपका चुंबकीय जो है विभव होता है। ठीक है, तो बच्चों इसके अकॉर्डिंग देखिएगा तो आपका 42वें का ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चों? ए वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा है 42वें का? ए वाला। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43वें में देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा होगी। ठीक है, ऊर्जा होगी, एनर्जी पूछता है। तो बच्चों एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन के केस में कि एनर्जी U इक्वल टू होता है बच्चों Q इंटू भी। क्या होता है? Q इंटू भी। अब इस क्वेश्चन में देखिए आपका ये 5 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या यूज करिएगा? 1.6 इंटू 10 के पावर कितना? -19 रख दिया आपने। ठीक है, और इसके बाद भी की वैल्यू कितना रख दिया? 5 वोल्ट रख दिया। ओके, अब यहाँ पे जब आप इसको कीजिएगा तो बच्चों देखिए अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिएगा। जैसे 5 हो गया और ये क्या है आपका? ये जो होता है ना डायरेक्ट जो है बच्चों जूल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इसका मतलब 5 तो हो गया 5, इसके बाद ये जूल, यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चों? ए वाला। तो 33 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चों? ए वाला। 33 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चों? ए वाला। ठीक है, सॉरी 43 का ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चों? ए वाला, 5 जूल हो जाएगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान देते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 44वां है आपका, क्वेश्चन नंबर 44 है। इसमें क्या बोलता है कि विद्युत क्षेत्र E तथा विद्युत विभव E के बीच का संबंध है। ये क्वेश्चन बहुत बार कराया गया है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा बच्चों? 44 का ऑप्शन नंबर कौन सी बच्चों? ए वाला। ठीक है, E इक्वल टू माइनस डीवी बाई क्या होता है? dr होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है? r दूरी पर रखे दो वैद्युत ध्रुव से बने निकाय के विद्युत विभव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों अगर दो आवेश होता है Q1 Q2, क्लियर, अगर दो आवेश Q1 और Q2 होता है, अगर Q1 और Q2 होता है, दोनों के बीच की दूरी r होती है, तो यहाँ पे एनर्जी जो होता है, ऊर्जा जो होता है, इसी ऊर्जा जो होता है, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है 1/4 पाई, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई कितना होता है बच्चों? सिर्फ r होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो ध्रुव की बात किया हुआ है, दो ध्रुव, तो यहाँ पे क्या होगा? इनमें से ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों? डी वाला। क्लियर है, ऑप्शन कौन सा है बच्चों? 45वें का ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चों? डी वाला। 45वें का ऑप्शन कौन सा सही है? डी वाला। ठीक है, नेक्स्ट 46वें में देखिए पिको फैरेड मात्रक होता है। जहां फैरेड आ गया इसका मतलब ये होगा आपका कैपेसिटर यानी वैद्युत धारिता का। तो 46वें क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर कौन सा होगा? बिना सोचे समझे कुछ, वैद्युत धारिता। कौन सा होगा? वैद्युत धारिता। 46वें का ऑप्शन नंबर कौन सी बच्चों? विद्युत धारिता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47वां। किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों? प्लेटों की आकृति पर। किस पर? प्लेटों की आकृति पर। ठीक है, 47वें क्वेश्चन का प्लेटों की आकृति पर ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर, नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 48वें पर। एक गोलीय चालक की धारिता 1 माइक्रोफेरेड है, इसकी त्रिज्या होगी। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या? C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। क्लियर, अब यहाँ पे क्या पूछा है? त्रिज्या। क्या दे रखा है? धारिता 1 माइक्रोफेरेड दिया है, तो C का वैल्यू 1 माइक्रोफेरेड मतलब 1 इंटू 10 का पावर कितना होगा? -6, और यहाँ पे क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या होगा बच्चों? R हो जाएगा। ठीक है, और इसको इधर जब लेके जाएंगे तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा? R इक्वल टू जब यहाँ से जब करिएगा तो R इक्वल टू जब यहाँ से देखिए बच्चों, एक मिनट, देखिए तो यहां से बच्चों R इक्वल टू कितना हो जाएगा? ओके बच्चों देखिएगा यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ठीक है, अब यहाँ से R इक्वल टू कितना हो जाएगा? जब R इक्वल टू देखिएगा यहाँ से तो C बाई मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, और C का वैल्यू दे रखा है, और इसका वैल्यू आपको पता है डायरेक्ट। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10 के पावर कितना होगा बच्चों? 9 हो जाएगा, और C का वैल्यू कितना दे रखा है? 1 माइक्रोफेरेड। तो ये गलती मत करिएगा, 10 के पावर -6 से मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे जब करिएगा तो R इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 10 के पावर कितना बच्चों? 3, यानी R इक्वल टू अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार देखिए कि 9 किलोमीटर, यानी यहाँ पे 9000 मीटर होगा। 9000 मीटर का मतलब कितना होता है?
r इक्वल टू हो जाएगा 9 किलोमीटर। ठीक है, तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, वो सी वाला। 48वें क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा है बच्चों, सी वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन कौन सा सही है बच्चों, सी वाला। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बाकी अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेशन में पूछिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 पे आइए। किसी धातु का परावैद्युतांक होता है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है, अनंत। ठीक है, ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। कितना होता है बच्चों, अनंत होता है। कितना होता है, अनंत। तो ये जिस बच्चे ने किया क्वेश्चन सही किया है। 49वें का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बच्चों, डी वाला। ठीक है, सारे जितने भी सवाल हैं सब मेरे नोट से हैं, एक भी बाहर से नहीं है। मैं बार बार कहता था कि आप टेस्ट को क्लास को अटेंड करिए, टेस्ट पेपर दीजिए और जो लेक्चर कराया जाता है उसको ध्यान से सुनिए। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट। यदि किसी तर्क द्वार का निर्गत y का मान उसके दोनों निवेशों के गुणा मतलब गुणा से हो, अर्थात इस क्वेश्चन में ये कहा है बच्चों a डॉट बी, साफ दिया a डॉट बी इक्वल टू क्या बच्चों, y। तो बताइए ये किसका बूलियन एक्सप्रेशन होता है, एंड का, और का, नॉट का, नैंड का, नॉर का, किसका होगा, तो एंड का होता है। किसका होता है, एंड का। तो 50वें का ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चों, ए वाला। 50वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चों, ए वाला। कौन सा है बच्चों, ए वाला। ठीक है, नेक्स्ट 91वें क्वेश्चन पे आते हैं। अर्धचालक में वर्धित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग होती है, यहाँ पे क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अर्धचालक के इसमें कितना तो बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो 51 क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 51 का ऑप्शन नंबर कौन सी बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट 52 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 52 है। 52 क्वेश्चन है, दशमलव अंक पद्धति की संख्या 27 की द्विआधारी में बदलें। ठीक है, द्विआधारी में बदलें। तो बच्चों इसको द्विआधारी में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसका तरीका होता है, बच्चे ने कोशिश भी किया हुआ है। यहाँ पे देखिए हम लोग 2 से क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड करते जाते हैं। ठीक है, तो 52 क्वेश्चन को जब करिएगा तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा चलिए बच्चों अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ, 52 की तरफ। देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा कि दशमलव अंक में 27 को आपको द्विआधारी में बदलना है, बाइनरी में चेंज करना 27 को। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं बच्चों कि 2 से डिवाइड करते हैं और इसका ऑप्शन नंबर जब करिएगा तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बच्चों, डी वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी वाला। यानी जिस बच्चे ने किया वो ऑप्शन सही किया है। 52 क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही है बच्चों, डी वाला। ठीक है, सही हो गया होगा, है ना। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 है बच्चों। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में यदि निवेशी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गत आवृत्ति कितनी होगी। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी है मतलब जस्ट क्या करेगा, 2 टाइम्स कर देगा, 10 दुगुना कर देगा। ठीक है, यानी 50 भेजा तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 53 का ऑप्शन नंबर कौन सही है बच्चों, आपका सी वाला। ठीक है, ऑप्शन कौन सही है, सी वाला। सी ऑप्शन सही है 53 का। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, वैसी युक्ति जो मॉड्यूलन तथा डीमॉड्यूलन दोनों का कार्य करती है उसे कहते हैं। 54 क्वेश्चन नंबर कहता है। तो 54 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों, सी वाला। कौन सा सही होगा, सी वाला। मॉडम एक ऐसा है जो इसका मॉड्यूलेशन भी करता है, डीमॉड्यूलेशन भी करता है। तो 54 का ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चों, डी वाला। कौन सा सही है बच्चों, सी वाला, सॉरी। 54 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चों, सी वाला। ठीक है, 54 क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही है बच्चों, सी वाला। ठीक है, एक 54 के बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका है 55 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, 55 क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से दूरी होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, संचार उपग्रह की जब बात किया गया है तो 55 का ऑप्शन कौन सा सही बच्चों, ए वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन कौन सा सही बच्चों, ए वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन कौन सा सही बच्चों, ए वाला, 36,000 किलोमीटर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं हम लोग। संकीर्णन का मापन किया जाता है, मतलब अटेन्युएशन इज मेजर्ड इन। ठीक है, तो हमेशा ये होता है बच्चों डेसिबल में। किस में होता है, डेसिबल में। यानी क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर जो होगा बी होगा। ठीक है, बी होगा डेसिबल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 56 के बाद आते हैं 57 पर। बच्चों इसका जो ऑप्शन होगा, देखिए ये जो होता है यानी ये किसके इक्वल होता है, तो 3 × 10 के पावर, इसका जो वैल्यू होता है ना 3 × 10 के पावर बच्चों 8 होता है। पर यहाँ पे मीटर पर सेकंड होता है। अब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कीजिएगा तो सेंटीमीटर आपका मीटर में होगा, यानी कितना 2 जीरो और बढ़ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा बच्चों, बी वाला सही है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बच्चों, बी वाला। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
58 पे चलते हैं बच्चों। कहता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बल रेखाओं के समानांतर इलेक्ट्रॉन का आवेश ई है। अब देखिए इसमें इस लाइन को ध्यान से देखिएगा, देखने में क्वेश्चन थोड़ा सा है इजी, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, समानांतर बोला है। समानांतर का मतलब क्या कि अब 0 डिग्री एंगल बनेगा। फॉर्मूला क्या कहता है, एफ इक्वल टू ई भी बी साइन थीटा, जब समानांतर प्रवेश करेगा, ठीक है, जब समानांतर प्रवेश करेगा तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना डिग्री, 0 डिग्री, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0, तो फोर्स कितना लगेगा, 0, अब फोर्स लगेगा 0 तो कितना, उस पर कितना बल लगेगा, 0। यानी 58 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा, सी वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट पे था, ठीक है, और बहुत लोगों ने इसको अगर ध्यान नहीं दिया होगा तो उनसे गलत हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की प्रकृति होगी, ठीक है। समान दिशा में समान इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन है, और दोनों अगर एक दिशा में चलेंगे तो दोनों का नेचर क्या है बच्चों, सेम है, प्रतिकर्षण हो जाएगा, दोनों प्रतिकर्षित करेंगे। तो अब यहाँ पे अभिसरित कि अपसरित, फैलेंगे कि सिकुड़ जाएंगे, तो फैल जाएंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 59वें का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी वाला, ठीक है, अपसरी, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है बच्चों 60 क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। कि चुंबकीय आघूर्ण बी में स्थित एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल टाउ का मान होता है। तो इसका डायरेक्ट ऑप्शन होता है, याद रखिएगा, टाउ इक्वल टू होगा बच्चों एम बी वेक्टर एम क्रॉस बी, एक्चुअली होता है एम बी कॉस एम बी साइन थीटा। तो आपको पता है साइन थीटा जब हटेगा तो यहाँ पे क्या क्रॉस लग जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 60वें का ऑप्शन नंबर कौन सही बच्चों, ए वाला, ठीक है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 60वें का ऑप्शन नंबर कौन सही बच्चों, ए वाला, कौन सा सही है, ए वाला। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं कि स्वप्रेरणक ऐसा ही मात्रक होता है। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है बिहार बोर्ड ने, ठीक है। तो स्वप्रेरणक ऐसा ही मात्रक होता है हेनरी, क्या होता है बच्चों, हेनरी, क्या होता है, हेनरी। 61 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही है बच्चों, आपका डी वाला, हेनरी, ठीक है। नेक्स्ट धातु के बने किसी गोलक के चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने पर उसकी दोलन गति होती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है बच्चों, अवमंदित होती है, क्या होती है, अवमंदित, यानी डैम्पिंग होती है, धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है, डैम्पिंग, ठीक है, अवमंदित होती है। नेक्स्ट 63 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ओके, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है आपका। तो 63वें क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर कौन सा सही बच्चों, आपका बी वाला, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों हम लोग, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है, आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है। तो बच्चों आवेश का रेखीय घनत्व की जब मात्रक की बात कीजिएगा तो लेमडा इक्वल टू होता है क्यू बाई एल, है ना, यानी लेंथ पर, लंबाई पर जो होगा। तो इसका मात्रक होता है कूलम, इसका मात्रक होता है मीटर, तो कूलम प्रति मीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चों, ए वाला, ऑप्शन कौन सही है, ए वाला। 64वें का ऑप्शन कौन सही बच्चों, ए वाला, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आपने सही किया होगा क्योंकि 12वीं का जब क्लास स्टार्ट होता है तो ये शुरू होता है। 65 क्वेश्चन नंबर कहता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र होता है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र होता है। तो बच्चों इसको कैसे करिएगा, तो देखिए बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, उसके थ्रू आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों एफ इक्वल टू कितना होता है, क्यू ई होता है ना, सबसे बेसिक फॉर्मूला की बात कीजिएगा। तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, एफ बाई क्यू हो जाएगा, और एफ क्या है बच्चों, फोर्स है, इसका बीमा होता है एम एल टी के पावर -2 और इसका एटी होता है, ठीक है। ऊपर जाएगा क्या बनेगा, एम एल टी के पावर -3 और ए के पावर -1, जो ऑप्शन मैच कर जाए। हमें लगता है कि ऑप्शन नंबर बी मैच करेगा। तो बच्चों 65वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा मैच किया है, बी वाला। तो 65वें क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही है बच्चों, बी वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन कौन सा सही है बच्चों, बी वाला, तो यही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 65 के बाद आते हैं 66 क्वेश्चन पर। 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। बच्चों ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है Q बराबर NE, ठीक है, NE। अब यहाँ पे 1 कूलम दे रखा है, यानी 1 कूलम मतलब 8 कूलम, 8 हो गया N, और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 के पावर कितना, -19 होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से N इक्वल टू जब कीजिएगा तो 8 अपॉन कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 के पावर कितना, -19। अब यहाँ पे जब कैंसिल होगा तो ये होगा बच्चों 5, है ना, इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा, 19। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है बच्चों, ए वाला। तो 96 का ऑप्शन कौन सा सही बच्चों, ए वाला। क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन कौन सा है बच्चों, ए वाला। सवाल दिया है बोर्ड ने और ठीक है, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी ध्यान दिए होंगे तो बन गया होगा, ओके। ध्यान से पढ़ना जरूरी है।
क्वेश्चन नंबर 67 में आइए, 67 क्वेश्चन नंबर में आइए। 5 कूलम के दो बराबर तथा विपरीत आवेश 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन में गलती होगा, यूनिट वगैरह चेंज नहीं कीजिएगा। तो क्या कहता है, 5 कूलम के मतलब आवेश का मान 5 कूलम दे रखा है, दोनों है। इसके बाद 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। अब देखिए लेंथ जो है 12 के डायरेक्ट वैल्यू दिया है, क्योंकि यहाँ पे गलती क्या होता है, बेसिकली बच्चे करते क्या है कि यहाँ पर एल रख देते हैं 5 सेंटीमीटर, लेकिन फॉर्मूला जो होता है ना द्विध्रुव आघूर्ण का 2QL होता है, यानी आप इसको लिखेंगे तो Q इंटू 12 लिखेंगे, Q इंटू 12। तो डायरेक्ट 12 की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दी गई है बच्चों। 12 की वैल्यू कितनी दी गई, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर को हम लोग चेंज करेंगे 5 इंटू 10 के पावर कितना, -2 मीटर। अब इस वाले फॉर्मूले में हम लोग पुट करेंगे कि P इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू 12। तो Q कितना है बच्चों, देखिए अब दिया है 5 कूलम, 5 कूलम तो 5 और 12 का वैल्यू 5 इंटू 10 के पर कितना हो जाएगा, -2। तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 इंटू 10 के पर कितना होगा, -2 कूलम मीटर। अच्छा ऑप्शन मैच करते हैं। अच्छा ऑप्शन नंबर ए से मैच कर गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही बच्चों, ए वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन कौन सा सही बच्चों, ए वाला, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 68 क्वेश्चन, धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र। देखिए धातु कहता है तो धातु के भीतर आवेश होता ही नहीं है तो क्षेत्र भी नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सर्वत्र शून्य होता है। अगर ये कुचालक बोलता है तो बात कुछ बनती है, लेकिन यहाँ पे चालक बोला है तो चालक के अंदर कोई आवेश रहता नहीं है, वो चालक के अंदर आवेश नहीं रहता, बल्कि वो कहाँ चला जाता है बच्चों, सतह पर चला जाता है। तो 68 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर कौन सा सही बच्चों, डी वाला, ठीक है। नेक्स्ट 68 के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं बच्चों 69, 69। एक बंद पृष्ठ के अंदर n वैद्युत ध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। अब देखिए विद्युत ध्रुव को आप समझिए, विद्युत ध्रुव बनता है प्लस क्यू से और किससे बच्चों, -q चार्ज से। तो ओवरऑल इस पर नेट चार्ज कितना होता है बच्चों, 0 होता है। अब ये क्या कहता है कि किसी बंद पृष्ठ के भीतर, बंद पृष्ठ ले लीजिए, इसके भीतर इसी प्रकार का अरेंजमेंट लीजिए, प्लस क्यू माइनस क्यू, एक हो गया द्विध्रुव, प्लस क्यू माइनस क्यू, दो हो गया द्विध्रुव, ऐसे करके प्लस क्यू और माइनस क्यू कितना हो गया बच्चों, 3 हो गया द्विध्रुव, ऐसे करते बहुत सारे द्विध्रुव हो गए, ठीक है। लेकिन ओवरऑल अभी भी नेट चार्ज क्या है बच्चों, 0। नेट चार्ज कितना है, चार्ज कितना है बच्चों, 0। चार्ज कितना है, 0। जब चार्ज 0 तो फ्लक्स भी क्या होगा, 0। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर डी वाला, ठीक है। तो 69 क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही बच्चों, डी वाला, ठीक है। पिछले साल भी क्वेश्चन पूछा गया था, 2023 में भी इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और इस क्वेश्चन को मान के चलिए रिपीट किया है बोर्ड ने। इसके बाद 70 है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत ध्रुव के कारण विद्युत विभव होता है। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत ध्रुव के कारण विद्युत विभव होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, तीव्रता नहीं पूछा, क्या पूछा है, विद्युत विभव। तो इसका क्या होता है बच्चों, शून्य होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे सारे ऑब्जेक्टिव। बिहार बोर्ड का पेपर इस बार बहुत इजी है, अगर थोड़ा बहुत भी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो सारे ऑब्जेक्टिव सही हो गए होंगे। तो बच्चों इस तरीके से मैंने 70 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया, और ये सारे जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे आपके सिलेबस से थे। हम लोग को यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत स्पेशल कुछ करना नहीं होता है, बल्कि सब्जेक्टिव का ही पार्ट होता है ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव का जो निर्माण होता है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही होता है। तो बच्चों आपको ये ध्यान में रखना है कि आप सब्जेक्टिव ध्यान से करें, लेक्चर को ध्यान से सुने, और कॉन्सेप्ट को अगर समझेंगे, टेस्ट वगैरह रेगुलरली देंगे, तो बिहार बोर्ड का जो भौतिक विज्ञान का पेपर है वो हर साल आपसे, जब भी आप पेपर दीजिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। तो आने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उन सब से मैं यही अर्ज करूंगा कि इनका तो चलिए पेपर हो गया, लेकिन आप लोग का भी पेपर बाकी है। 2025 में आप लोग जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपकी तैयारी की रणनीति काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। इसी तरीके से आप सब्जेक्टिव को जब करिएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। तो बच्चों बस आज यहीं तक। आशा करते हैं कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बच्चों।